जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी। सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ व्यापम के द्वारा बहुत सी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। जैसे कि आपका संपरीक्षक भर्ती परीक्षा, वन विकास निगम के लिए भर्ती परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, संयुक्त भर्ती परीक्षा और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा ली जाने वाली है। और जब भी किसी आयोग के द्वारा या मंडल के द्वारा लगातार भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो प्रश्नों के पैटर्न रिपीट होते हैं, ठीक। और जैसा कि हम सभी अभी तक समझ चुके हैं कि व्यापम के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा नॉन जीएस पोर्शन, और उसमें भी गणित और रीजनिंग। तो मैं आपके लिए गणित और रीजनिंग की एक विशेष वीडियो की श्रृंखला लेके आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा पुराने परीक्षाओं के सारे प्रश्नों के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं उन प्रश्नों के हल भी आपको बताऊंगा जो 2 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं, ओरली सॉल्व किए जा सकते हैं, या ऑप्शन काट के आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों के भी आपको हल बताऊंगा जो लेंदी होंगे, लंबे होंगे, जो लंबे तरीके से बनाना हमारी मजबूरी होगी। तो हम दोनों में फ़र्क भी समझेंगे, अंतर भी समझेंगे, और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि ये वीडियो की जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें तो हम किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न यानी किसी एक फिक्स पैटर्न के प्रश्न को ही बनाना सीखेंगे। लेकिन आप गणित और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से लेके एडवांस मैथ्स तक की आप यदि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें मैंने ही पूरा गणित और रीजनिंग विषय को पढ़ाया है। आप उस ऑनलाइन कोर्स को सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग गणित और रीजनिंग के 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे, जिसे देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। 6 महीने की इसकी वैलिडिटी के साथ आप वीडियो लेक्चर्स को कभी भी, किसी भी समय, कितने भी बार देख सकते हैं। गणित है, रीजनिंग है, डाउट आना स्वाभाविक है। डाउट आने पर लाइव डाउट सेशन का आयोजन किया जाता है, जिस लाइव क्लास में आपके द्वारा पूछे गए डाउट प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें संलग्न है, ताकि आप अपनी गणित की तैयारी का, रीजनिंग की तैयारी का परीक्षण भी कर सके। और इस पूरे कोर्स की फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्यापम का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध है। साथ ही यदि आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रीवियस क्वेश्चंस के अच्छे हल को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंडी निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021। चलिए, इसके पहले जो पार्ट्स देखे थे उसमें हमने गणित के करीब 15 क्वेश्चन कवर किए। गणित के 15 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए, बिना किसी देरी के हम उसे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है, वह वही रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा रहता है उस व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर जाती है, तब उस व्यक्ति एवं उस रेलगाड़ी की चालों का अनुपात है। देखिए, चाल, समय और दूरी के प्रश्न में चाल, समय और दूरी 3 ही वेरिएबल होते हैं और कोई आंकड़ा इसमें होता नहीं है। आपसे अनुपात पूछ रहा है और अंक के नाम पे आपको 5 मिनट और 30 मिनट दिया है। ये अगर आपस में कटेगा तो 1 और 6 आएगा, यानी जो आपका आंसर होगा वो 1:6 होगा या 6:1 होगा, यानी पहले दोनों ऑप्शन। तीसरा और चौथा ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। पहली बात तो दिमाग में ये रखिए। अगर अनुभव है तो आप ओरली से बना सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ सकता है। आपका आंसर है, स्वाभाविक है, 1:6 आ सकता है या 6:1 आ सकता है। दोनों में से एक ही आएगा। क्या आएगा, चलिए उसे निकालना हम सीखते हैं। तो एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है। मान लो व्यक्ति की जो चाल है वो v है और ट्रेन की चाल है वो t है। ट्रेन की लंबाई को मैं l ले रहा हूँ। ट्रेन की लंबाई को मैंने क्या ले लिया, l। अब जब यह ट्रेन उस चलते हुए व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो ट्रेन तो खड़ी है, ट्रेन खड़ी है यानी ट्रेन की चाल इंक्लूड नहीं होगी, ठीक। तो हम जानते हैं कि लंबाई यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय।
ठीक। जब वह ट्रेन खड़ी है तो केवल ट्रेन की लंबाई यूज होगी, ठीक है, हमें पता है ना भैया, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आदमी और ट्रेन के केस में दूरी मतलब केवल ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है, और चाल यानी कि व्यक्ति की चाल मान लो क्या है v, और व्यक्ति की चाल है और व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है, 30 मिनट। दूसरा कंडीशन, जब यही ट्रेन चल रही है और खड़े व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो अब व्यक्ति की चाल तो यहाँ पे लगेगी नहीं, लेकिन दूरी तो वही ट्रेन की लंबाई ही रहेगी, तो दूरी ट्रेन की लंबाई वही हो जाएगी l, दूरी बराबर चाल गुणित समय। लेकिन अब चाल किसकी, ट्रेन की, और अब ट्रेन कितने देर में क्रॉस कर रही है, ट्रेन उस खड़े व्यक्ति को 5 मिनट में क्रॉस कर रही है। यही लिखा है प्रश्न में कि भैया एक व्यक्ति खड़ी ट्रेन को 30 मिनट में पार कर रहा है तो व्यक्ति की चाल हो 30 मिनट, और वही ट्रेन जब व्यक्ति खड़ा है तो उसे 5 मिनट में क्रॉस कर रही है, ट्रेन चल रही है। अब दोनों केस में ट्रेन की लंबाई बराबर है तो v इंटू 30 बराबर हो जाएगा t इंटू 5, 5 से कितने बार, 6 बार, तो व्यक्ति और ये t आ जाएगा नीचे, इधर बचा 1, 6 चले जाएगा ऊपर, तो व्यक्ति और ट्रेन की चाल का अनुपात कितना होगा, 1:6। अब थोड़ा हम कॉमन सेंस में आते हैं। क्या कॉमन सेंस में आते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर हमेशा आएगा क्या, ऐसे प्रश्नों में जो डिवाइड कर दिए 1:6 या 6:1, 1:6 या 6:1। अब प्रश्न में साफ साफ पूछ रहा है व्यक्ति और ट्रेन की चाल का अनुपात, तो भैया व्यक्ति की कम होगी ट्रेन की ज़्यादा होगी ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो ओरली इसका आंसर आ सकता था 1:6, लेकिन चलिए ठीक है, हम बनाना भी सीख गए। अगला प्रश्न पढ़ता हूँ आपके लिए। 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 15 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो भैया ट्रेन की एक लंबाई आ गई है और एक समय आ गया है, तो चाल फट से निकल सकता है, तो ट्रेन की चाल बराबर होगा ट्रेन की लंबाई बटे समय। तो पहली ट्रेन की चाल लंबाई कितनी है, 150, 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है यानी 10 मीटर पर सेकेंड। पहली लाइन से हमने यही निकाल लिया। ठीक, फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ। 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है, उतनी ही लंबी एक दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। ठीक, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो सापेक्ष चाल यूज होता है और अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेनों की चाल जुड़ जाती है। तो क्रॉस करने में लगा समय बराबर दोनों के बीच की दूरी, और ट्रेन के केस में दोनों की लंबाई, और लंबाई जुड़ जाती है तो उतनी ही लंबाई की ट्रेन है, यानी 150 और 150 कितना हो जाएगा, 300 बटे सापेक्ष चाल, एक की 10 आ गई है, दूसरे की मान लोगे कितनी, x। समझ आया, ये होता है फॉर्मूला कि क्रॉस करने या मिलने में लगा समय बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग बटे सापेक्ष चाल। अब सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस। अब इसे आगे आप सॉल्व कर दोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, 80 धन 8x बराबर कितना, 300। आगे सॉल्व करोगे तो 8x बराबर 220, और उसके बाद आपका ये कटेगा, x बराबर ये आ जाएगा आपका 55/2। ठीक है, देखो भाई ये 4 से जाएगा कितने बार, 2 बार, और ये 4 से जाएगा 5 बार और 5 बार, फिर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट मत निकालो। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिर अब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन है 99, 72, 66 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो चाल थी 10 मीटर पर सेकंड में थी, और सारी चीज़ें मीटर और सेकंड में चल रही है, तो इसे कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर, यानी किसका गुणा करोगे, 18/5। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18/5, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 गुणा करते हैं। अब इसको गुणा कर दो तो 5 से 11 बार, 2 से 9 बार, आपका आंसर कितना आ गया, 99 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया। अगला एक बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ 0.064 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत ही बच्चों का प्रश्न है। ये भाई 4 का क्यूब 64 होता है, तो ये बराबर आएगा आपका 0.4,
और ये बराबर 11 का स्क्वायर है, ये धन है ना, 11 का स्क्वायर है तो 1.1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1.5। दिस इज योर आंसर। बनेगा, बनेगा जिस प्रकार का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 75% है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। चलिए बनाते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो पहला विकर्ण है, जो एक विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण का 75% है। तो एक मान लो आपका विकर्ण D है बड़ा वाला, दूसरा विकर्ण हो जाएगा D का 3/4। 75% मतलब 3/4 होता है। इसको 100 लेके मत बनाना, कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना। तो D का कितना हो जाएगा, ये 3/4 भाई, 75% यानी 75/100, 25 से 3 बार 25 से 4, इसीलिए 3/4। तो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 75% है। हो गया। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, d² इंटू 3/8। क्लियर। अब आगे की लाइन लिखा हुआ है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि ये छोटे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। छोटा विकर्ण मतलब यानी ये, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी d² इंटू 3/8, छोटा विकर्ण यानी d इंटू 3/4 का कितना गुना है। यही गुना है। कितना गुना है, हिंदी में लिख देते हैं यार, ये कितना गुना है, ये लो, ये निकालना है, सॉल्व कर दो इसे। अच्छा, इसके वर्ग का कितना गुना है, सॉरी, इसके वर्ग का कितना गुना है ये लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका वर्ग करोगे तो हम यही थोड़ा सा मिटाल के कर दे रहे हैं। ठीक, जैसे कि 3 का वर्ग, और ये इक्वेशन तो समझ आ गया ना, 3 का वर्ग और ये d, तो ये ऊपर 3/4 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा 9/16, और ये d², कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो d² कट गया, 3 से जाएगा 3 बार, 8 से जाएगा 2 बार, ये गुना निकालना है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 3/2 इधर आके हो जाएगा 2/3 गुना। इतना गुना है, बहुत आसान है, बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है, एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग 3750 वर्ग मीटर है, तब उस घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग क्या होगा। घन का सभी सतहों का क्षेत्रफल, घन के सभी सतहों का क्षेत्रफल जो है वो होता है 6a²। घन के सभी सतहों का क्षेत्रफल होता है 6a², और यही आपको दे दिया है कितना 3750। फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो a² बराबर, इसको काटो, 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, a बराबर 25, 25 का वर्ग होता है। तो सभी किनारों का योग बोल रहा है, और किनारा मतलब होता है भुजा। और किसी भी घन या घनाभ में 12 भुजाएं होती हैं, तो 12 to 25 को जोड़ना है, यानी 12 × 25 बराबर कितना 300 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है आपका ऑप्शन, तो ये कितना आ जाएगा 300 मीटर। बनेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमने हमारे कोर्स के अंतर्गत कराए हैं। यदि आप डिटेल एंड शॉर्ट मेथड सीखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया है, आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न मैं बताता हूं आपको। लिखा है, किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणामी 27 सेंटीमीटर होता है, तो गोले की त्रिज्या होगी। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है 4πr² से विभाजित किया जाए तो परिणामी हमें 27 मिलता है। इतना ही करना है बस इस प्रश्न में।
सॉल्व कर दो, 4 गया, पाई गया, आर स्क्वायर, दो ठो आर ऊपर कट गया, r/3 बराबर 27, तो r बराबर कितना 81 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी भैया 81, ऑप्शन नंबर सी बनेगा जी। एक डिविजिबल रूल से प्रश्न आया था, उसे भी हम देख लेते हैं। लिखा है प्रश्न में, यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार बना हुआ है 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा, ये प्रश्न दिया है। चलिए देखते हैं। अगर ये 11 से विभाजित है तो 11 का डिविजिबल रूल, विभाज्यता नियम जो है इसे फॉलो करना चाहिए। और 11 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि उसके सम स्थानों पर अंक और विषम स्थानों पर अंक, ऑड और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका डिफरेंस 11 से या 0 से डिवाइड होना चाहिए, 11 से या 0 से डिवाइड होना चाहिए, ये कहता है। चलिए देखते हैं, बना के देखते हैं सीधा। तो ये ऑड वाला प्लेस हो जाएगा 4 3 7 8, यानी 4 धन 3 धन 7 धन 8, और इवन का अंतर यानी 8 2 और स्टार 8 धन 2 धन कितना स्टार, 11 से डिवाइड होना चाहिए। इसको जोड़ दो, 7 3 10 4 14 और 8 कितना 22, माइनस ये कितना हो जाएगा 10 10 माइनस 10, अच्छा ये भी प्लस है ना, प्लस स्टार और माइनस स्टार, माइनस है ना बाहर ब्रैकेट के, तो ये माइनस 10 हो जाएगा माइनस स्टार। अब 22 में से 10 गया यानी 12 माइनस स्टार। अब 12 माइनस स्टार 11 से विभाजित होना चाहिए, यानी आप 12 में क्या ऐसा घटा दो कि वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो आप ऑप्शन चेक करो इसके, 5 घटा दोगे तो होगा क्या, 12 में से 5 गया 7, 11 से नहीं होगा। 3 घटा दोगे तो होगा क्या, 12 में से 3 गया 9, नहीं होगा। 2 घटा दोगे तो होगा क्या, 12 में से 2 गया 10, नहीं होगा। एक है ऑप्शन, 12 में से 1 गया 11, 11 विभाजित 11, हाँ, अर्थात वो एस्ट्रिक वाला जो नंबर है, स्टार वाला नंबर, वो क्या होगा 1। समझ आया, ठीक है, इस तरीके से इसे बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अलजेब्रा का प्रश्न है, थोड़ा लंबा चौड़ा बोर्ड में मुझे लिखना होगा। देखिए कुछ प्रश्न डायरेक्ट सॉल्व होते हैं और कुछ में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको दे दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना दे दिया है 23, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करोगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 9 निया कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पता है, प्लस 2 अंदर में आएगा क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 2 कॉमन निकल जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया है 23। क्या मैं लिख दूं भैया वहाँ पे डायरेक्ट 23, मैंने तो बता दिया आपको 23 कहाँ से आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या आपका 23। तो 81 बराबर 23 दूनी कितना होगा 46, तो 81 माइनस 46 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। तो 46 81 में माइनस 11 में से 6 गया 5, 7 में से 4 गया 3 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ गया भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये काम क्यों किए, क्योंकि हमें ये निकालना है, और ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये बराबर आपका होता है
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस पूरे फॉर्मूले के बराबर ये होता है। बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना दिया है, 9 दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप कितना निकाल लिए हो, 35 निकाल लिए हो। और ये माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी कितना होता है आपका 23। तो इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो 9 गुणित 23 में से 35 में से 23 गया 12, तो 12 नहीं है कितना आएगा 108। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला इतना पता होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर पता है, ये अलजेब्रा का वैसे बहुत ही बेसिक प्रश्न है, ये अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक प्रश्न है। यदि ये दो फॉर्मूला पता है तो देखिए प्रश्न में कुछ नहीं रखा है, लेकिन अगर ये दो फॉर्मूला नहीं पता है, कितना भी जोड़ तोड़ कर लो ये हल नहीं होगा, बनेगा इस प्रकार का। चलिए आगे देखते हैं।